फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है सरकारी बजट के घटक। इसे हम तत्व और अवयव के नाम से भी जानते हैं। साथ में एक और शब्द याद रखो, आयाम। कभी हमसे पूछ लिया जाए सरकारी बजट के आयाम बताइए, सरकारी बजट के कितने अवयव होते हैं, सरकारी बजट के कौन से घटक होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें यही आंसर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो सरकारी बजट के घटक को दो भागों में बांटा गया है। पहला राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि राजस्व बजट जो है उसे फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राजस्व प्राप्ति और दूसरा है बताया यहाँ पर राजस्व व्यय। इसी तरह पूंजीगत बजट को भी दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला पूंजीगत प्राप्ति है और दूसरा है पूंजीगत व्यय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला बन सकता है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ बन सकता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है, इस तरीके से बन सकता है। या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि पूंजीगत बजट क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है। ऐसे हमसे पूछ लिया जाए तो हमें आंसर याद होना चाहिए, इसलिए इसे ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो सरकारी बजट के अवयव को दो भागों में बांटा गया है, राजस्व बजट के रूप में और पूंजीगत बजट के रूप में। तो पहले राजस्व बजट को समझेंगे। राजस्व बजट देखो क्या लिखा है। राजस्व बजट के अंतर्गत देश के दिन प्रतिदिन के खर्चों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। क्या बोला वो कि इसके अंदर देश के दिन प्रतिदिन के खर्चे, देश में जो खर्चे होते हैं वो, और लोक कल्याणकारी योजना, लोक मतलब जन कल्याण, लोगों के भले के लिए, है ना। इसके लिए जो भी सरकार काम करती है योजना बनाकर या जिस भी तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है, उन योजनाओं का इसके अंदर समावेश होता है। अतः इसे दो भागों में बांटा जाता है। हमने पहले पढ़ा था, दो भाग थे इसके, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। तो पहले हम देखते हैं यहाँ राजस्व प्राप्ति का क्या अर्थ है। लिखा है सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, चाहे ऐसे कर प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत सभी प्रकार के कर, चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार द्वारा जो शुल्क लिया जाता वो, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, हम क्या करते हैं निवेश करते हैं तो उससे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भी बेनिफिट होता है वो, लाभांश या जो भी हम सेवाएं देते हैं उन सबके बदले हमें जो रकम प्राप्त होती है उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। अतः राजस्व प्राप्ति को कर राजस्व और गैर कर राजस्व दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ समझने की बात है कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कर राजस्व मतलब सरकार को कर के रूप में जो भी राशि प्राप्त होती है वह कर राजस्व के अंदर आती है, चाहे ऐसी राशि प्रत्यक्ष कर की हो या अप्रत्यक्ष कर की। और गैर कर राजस्व का अर्थ है कर को छोड़कर सरकार को जिन संसाधनों से आय प्राप्त होती है, जिन स्रोतों से, जिन साधनों से आय प्राप्त होती है, उसे गैर कर राजस्व के अंदर शामिल किया जाता है। जिसे सरकार अर्थदंड, जुर्माना, जब्ती, इन सब के रूप में भी क्या करती है, आय कमाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर राजस्व, कर की राशि कर राजस्व, और गैर कर राजस्व कर को छोड़कर जो धनराशि प्राप्त होती है, जब्ती, अर्थदंड, जुर्माना, इस रूप में उसे गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपका राजस्व प्राप्ति क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो पेंशन, सरकारी कर्मचारी वेतन, ऋण सेवा पर होता है। राजस्व व्यय से किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। उदाहरण के लिए वेतन और पेंशन। बिल्कुल देखो, राजस्व प्राप्ति में हमें मिलता है सब कुछ, ठीक है, कर के रूप में या गैर कर के रूप में, दोनों के रूप में हमें मिलता है, इसलिए राजस्व प्राप्ति। और राजस्व व्यय मतलब इसमें पैसा जाता ही है सरकार का। एक बार फिर देखो, राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है, मतलब सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे इसमें जो पेंशन, सरकारी कर्मचारी वेतन, ऋण, सेवा आदि पर होता है।
राजस्व व्यय से किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता, जैसे वेतन और पेंशन। अब क्या करती है सरकार, कर्मचारी को पेंशन देती है ना, सरकारी कर्मचारी को क्या करती है, वेतन भी देती है, फिर रिटायर के बाद पेंशन भी देती है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी पेंशन भी अपन इसमें लिख सकते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, ये सब मिलती है। तो ये सब सरकार का एक प्रकार का खर्चा है, इससे सरकार को किसी प्रकार की आय हुई क्या, नहीं हुई। तो ऐसे खर्चे जिससे सरकार की किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, वो राजस्व व्यय के अंदर आता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो क्या करती है, सरकार की संपत्ति का निर्माण नहीं करती, वह राजस्व व्यय के अंदर आती है। फिर लिखा है, अतः राजस्व व्यय को योजनागत राजस्व व्यय तथा गैर योजनागत राजस्व व्यय इन दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ समझेंगे योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व का अर्थ। तो योजनागत राजस्व का मतलब होता है जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सरकार जो खर्चे करती है वह योजनागत राजस्व व्यय के अंदर आएगा। और गैर योजनागत राजस्व मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर सरकार जो योजनाएं बनाती है और उसमें जो खर्चे करती है वह गैर योजनागत व्यय के अंदर आता है। जैसे सडनली कभी बाढ़, भूकंप, अकाल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार बजट बनाती है, जैसे अनुपूरक बजट कहते हैं उससे, या पूरक बजट कहते हैं, कि युद्ध, अकाल की स्थिति में बनाया जाने वाला बजट जिसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती, ना किसी को मालूम होता है कि बजट बनाना पड़ता है, तो उसमें भी क्या करती है सरकार, खर्चे करती है जन कल्याण के लिए। तो आया समझ में, राजस्व व्यय सरकार का ऐसा व्यय है जिससे सरकार की किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता, मतलब सरकार के पास कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, केवल एक खर्चा ही होता है। ठीक है, इसमें पेंशन लिख सकते हो, कर्मचारी का वेतन लिख सकते हो, और फिर लिख सकते हो कि इस राजस्व व्यय को दो श्रेणी में बांटा जाता है, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व। योजनागत राजस्व में पंचवर्षीय योजना के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो खर्चे होते हैं वो योजनागत राजस्व में, और पंचवर्षीय योजना को छोड़कर जो दूसरी योजना बनाई जाती है और उसमें जो खर्च होते हैं वो गैर योजनागत राजस्व में आते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूंजीगत बजट के बारे में। तो देखो, पूंजीगत बजट का क्या अर्थ है। पूंजीगत बजट के अंतर्गत भविष्य की गतिविधियों को इस प्रकार मार्गदर्शन किया जाता है, भविष्य की जो गतिविधियां है उसका इस तरह मार्गदर्शन किया जाता है, मतलब मार्गदर्शन, मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना, इस तरीके से मार्गदर्शन किया जाता है जिससे मूल्य अधिकतम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। पूंजीगत मतलब पर्पस ही यही होता है कि जितना हम पैसा लगाए उससे ज्यादा हमें प्राप्त हो, या पैसा ही इस पर्पस से लगाया जाता है कि हमारा पैसा बढ़े। तो पूंजीगत बजट के अंतर्गत भविष्य की गतिविधियों का इस प्रकार मार्गदर्शन किया जाता है जिससे मूल्य अधिकतम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, अर्थात पूंजी को स्थिर लंबी अवधि की संपत्तियों में निवेशित किया जाता है ताकि फर्म को अधिकतम लाभ हो। इसे दो भागों में बांटा गया है। पूंजीगत बजट का उद्देश्य होता है पूंजी से पूंजी को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला पूंजीगत प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत व्यय। जैसे वहां पर क्या था फ्रेंड्स, राजस्व बजट में हमने पढ़ा था राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, उसी प्रकार से पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो पहला देखो पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां वे रसीदें होती है जो देनदारियों का निर्माण करती है या वित्तीय संपत्तियों को कम करती है। उदाहरण आगे देखते हैं। इसमें सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी, विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को शामिल किया जाता है। ये कैसी प्राप्त होती है, जो क्या करती है, देनदारियों का निर्माण करती है। जैसे देनदारी के निर्माण का अर्थ हम इस बात से समझ जाए, ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी, विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी। मतलब जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके देनदारी, हमने ऋण लिया है तो ऋण को ब्याज सहित भी तो देंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति एक ऐसी प्राप्ति होती है जो क्या करती है, सरकार की देनदारी का निर्माण करती है, देयता का निर्माण करती है, देने वाला बनाती है, क्योंकि इसके अंदर ऋण को शामिल किया जाता है और विनिवेश के जरिए इसमें आमदनी भी प्राप्त होती है। आमदनी मतलब वही आय। ठीक है, फिर देखो पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या बताया गया है, इसमें बताया है पूंजीगत व्यय आय स्रोत की प्राप्ति से संबंधित होता है, अर्थात सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। ठीक है,
पूंजीगत प्राप्ति ऑपोजिट हो रहा है, पूंजीगत प्राप्ति में देयता उत्पन्न हो रही है, जबकि पूंजीगत व्यय में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोला वो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है। उदाहरण से देखो, जैसे पुल व सड़क निर्माण, मशीन खरीदना आदि। तो ये पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जो हम खर्चा कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। जैसे हमने सड़क बनाई है तो टोल टैक्स के जरिए हमें पैसा मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मशीन खरीदना, अगर हमने मशीन खरीदी, मशीन से हम काम लेंगे, उत्पादन करेंगे, तो इन सबसे हमें फायदा है। तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, देयता उत्पन्न होती है, हमें इसमें पैसा देना होता है, देनदारी बढ़ती है, जबकि पूंजीगत व्यय में सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ संपत्ति का अर्थ होता है प्रत्येक वह मूर्त और अमूर्त संपत्ति, मतलब कि जिसे देखा जा सकता है, जिसे नहीं देखा जा सकता है, जैसे मशीन, भवन, ये सब देखे जा सकते हैं। और अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, ये सब अमूर्त संपत्ति है। तो क्या है, इनसे हमें फायदा ही है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सब खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है लेकिन ये हमारी पहचान कराता है। तो परिसंपत्ति ऐसी संपत्ति होती है, या परिसंपत्ति का अर्थ उस वस्तु से होता है, उस मूर्त अमूर्त वस्तु से होता है जिसका स्वामी बना जा सके या जिस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो पूंजीगत बजट आया समझ में, पूंजीगत प्राप्ति देनदारियों का निर्माण करती है, ठीक है। और पूंजीगत व्यय क्या करती है, सरकार की परिसंपत्ति को बढ़ाती है। आगे समझ में फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।